बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न। जैसा कि हमें पता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होता है, और जितना ज़्यादा कम रिस्क होगा उतना कम रिटर्न होता है। तो ये एक फाइनेंस के अंदर ये टर्म आप सुनते होंगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो ये जो है ना, यहाँ पर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे रिस्क की जो दो मेजर टाइप्स हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क जिसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है जो कि कंपनी रिलेटेड रिस्क होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क को हम बीटा के थ्रू मेजर करते हैं, और अनसिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के डिफरेंट मेथड हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न का क्या रिलेशन है, और रिस्क बढ़ने से रिटर्न कैसे बढ़ता है या कैसे रिटर्न ज़्यादा मिलता है। आप इसको सिंपली यूँ समझ लें कि रिस्क एंड रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सिंपल जो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आप जो है एक ऐसी जगह अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट है, और आपको जो है ना वहाँ पे ना चोरी है, ना वहाँ पे कोई इसमें डाका डलने की सिचुएशन है, ना वहाँ पे लोग जो है वो इस किस्म के हैं जो आपके पैसे उधार लेके बैठ जाए। तो वहाँ पर अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको वहाँ पे जो है सपोज़ 10% जो है ना वो मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और वहाँ नॉर्मली लोगों जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं उनको भी 10% ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एरिया बड़ा पीसफुल है और बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आपकी शॉप आपका कारोबार सेफ़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बरक्स आप एक ऐसे इलाके में कारोबार खोलना चाहते हैं जहाँ पर जो है चोरी भी होती है, डाके भी डलते हैं, लोग भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो पैसे लेके उधार लेके वो वापस ना करें, इस किस्म की नेचर वाले लोग भी मौजूद हैं। कारोबार भी आपका रिस्क पर है, किसी भी वक्त गुंडे आके आपके कारोबार को बंद करवा सकते हैं, और बहुत सारे मामलात हैं कि वहाँ पे जो है ना वो इस किस्म की सिचुएशन है कि हो सके कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि जिसमें आपको कारोबार बंद करके वहाँ से निकलना पड़ जाए। तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ पर भी आपको 10% रिटर्न मिल रहा हो तो क्या आप वहाँ पर कारोबार करना पसंद करेंगे? आपका जवाब ना होगा, नो होगा। उसका रीज़न ये है कि देखें, जब आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह से 10% मिल रहे हैं तो आपको क्या पड़ी हुई है कि आप ऐसी ख़तरे वाली जगह जाएँ वहाँ पे भी आपको 10% मिले। हाँ, वहाँ आप सिर्फ उस सूरत में जाएंगे जब आपको वहाँ से 10 से ज़्यादा परसेंट, 15% या 20% मिले, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप सोचेंगे भाई 10% वहाँ मिल रहा है तो मुझे सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे मैं क्यों ख़तरा मोल लूँ, वहाँ मैं क्यों जाऊँ। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि मिसाल आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट अगर आपको 10% रिटर्न दे रहा है, जो आपको पता है कि मैं 1 लाख रुपए रखवाऊँगा तो मुझे साल के एंड में 1 लाख रुपए पूरे ही मिलेंगे, और प्लस में 10% सूद यानी 10,000 रुपये और मिलेंगे। तो ये आपको 100% श्योर है कि भाई पहली तारीख को मैं जाऊँगा तो 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपये 1 साल के बाद मैं लेकर आऊँगा, यानी 100% आपको श्योर होता है। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, और स्टॉक मार्केट में जो है आपको यही उम्मीद हो कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 यानी 10,000 ही आपको प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ख़तरा इतना है कि आपने 1 लाख लगाया है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल वो आपका 1 लाख रुपये जो है वो शेयर्स जो आपने 1 लाख के ख़रीदे वो हो सके इतने कम हो जाएं कि वो चीज़ जो है ना 30,000 में भी ना बिके शेयर्स आपके, यानी वो 1 लाख रुपये आपका 30,000 भी बन सकता है, 1 लाख रुपये आपका 20,000 भी बन सकता है। और वहाँ पर भी अगर आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ये हो कि मैं लगा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिटर्न फ़ायदा हुआ तो 10% हो सकता है, लेकिन नुकसान का कोई इम्कान यानी वो नहीं है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। वो 70,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सके ना हो, लेकिन फ़ायदा सिर्फ 10% हो सकता है, यानी 1 लाख रुपये लगाएंगे तो 1,10,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आपकी कंडीशन होती है तो क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे। आपको पता है 1 लाख मैं वहाँ बैंक में रख रहा हूँ, वहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सुकून की नींद सोऊंगा, और साल के एंड पे मैं 1,10,000 रुपये लेकर आ जाऊँगा, यानी 10,000 प्रॉफिट लेकर आऊँ। वहाँ स्टॉक मार्केट में मैं लगाऊँ, आए दिन जो है ना वो मार्केट ऊपर नीचे होगी, रोज़ाना की टेंशन होगी कि पता नहीं आज क्या होगा, आपके पैसे मैंने जो लगाए हैं वो उसका
क्या बनेगा वो पता नहीं, मैं वो पूरे पैसे मुझे मिल भी पाएंगे या डूब जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कभी भी जो है आप ऐसी जगह पे कम रिटर्न पे पैसे जो है ना वो नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ये वो एक्सपेक्टेशन हो कि भाई मेरा 1 लाख जो है ना वो 2 लाख भी बन सकते हैं और 1 लाख जो है ना वो 30,000 भी हो सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको पता है कि भाई अब तो ये नहीं, यहाँ पे अगर मेरे 1,30,000 बन सकते हैं तो 1 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं। तो फिर जो है ना आप वहाँ सोच सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा होगा तो फिर आप उस रिस्क को बियर करने के जो है ना वो काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर रिस्क कम हो और रिस्क ज़्यादा हो, रिटर्न भी उतना ही हो जितना लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में हो, तो आप कभी भी हाई रिस्क वाली जगह पे नहीं जाओगे। सिमिलरली अगर आपको एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी, वेल नोन सोसाइटी का प्लॉट जो है सपोज़ 30 लाख में मिल रहा है, ठीक है, इस पे आपको पता है साल में अगर इस प्लॉट को रखूँगा तो ये 35 लाख तक चला जाएगा, यानी 5 लाख का प्रॉफिट होगा आपको 30 लाख को। उसके बराबर में एक सोसाइटी है जिसमें जो है ना वो डिस्प्यूट चल रहा है, और जो डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो उस सोसाइटी का जो प्लॉट है वो भी 1 साल के बाद जो है वो 35 लाख का हो जाएगा। बिल्कुल बराबर वाली सोसाइटी के बराबर रेट होगा अगर डिस्प्यूट सॉल्व। लेकिन वो भी अभी प्लॉट जो है ना वो 30 लाख में ही बेच रहा है। तो आप क्या 30 लाख वाला प्लॉट डिस्प्यूटेड सोसाइटी में लेना पसंद करेंगे, या आप बराबर वाली जो सेफ़ एंड सिक्योर सोसाइटी है जिसके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो आप कौन सी सोसाइटी में प्लॉट लेना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब होगा आप सेफ़ एंड सिक्योर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आपको सेफ़ एंड सिक्योर से भी 5 लाख रुपए मिल रहे हैं साल के एंड में और आपको रिस्की से भी उतने ही मिल रहे हैं, तो आप क्यों जाएंगे वहाँ पे? हाँ, अगर वो रिस्की जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो अगर आपको 15 लाख या 20 लाख का प्लॉट दे रहा हो और आपको ये अंदाज़ा हो कि डिस्प्यूट सॉल्व होते ही इसके रेट भी बराबर वाली सोसाइटी के बराबर आ जाएंगे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि यार मैं अभी 20 लाख लगाऊं तो ये मेरा 35 लाख बन सकते हैं 1 साल के बाद, ठीक है। जबकि बराबर में 30 लाख जो है ना वो तो गारंटेड 30 लाख 35 लाख बनेंगे। लेकिन इस सोसाइटी में ये ख़तरा होगा कि अगर आप 20 लाख का प्लॉट ले रहे हैं और डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है तो हो सके आपके ये 20 लाख रुपए भी बाद में निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन आप वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्यूटेड जगह के भी आप वही पैसे दे दें जो आप सेफ़ एंड सिक्योर के दें, क्योंकि डिस्प्यूटेड से भी अगर आपको वही रिटर्न मिलना है जो सेफ़ एंड सिक्योर से मिलना है, तो फिर आप जो है ना वो उस डिस्प्यूटेड जगह पे क्यों जाएंगे? डिस्प्यूटेड जगह पे आप सिर्फ उसी सूरत में जाएंगे जब आपको ये कंफर्म हो कि आप जो है वहाँ मुझे प्लॉट जो यहाँ जो है सेफ़ एंड सिक्योर वाला 30 लाख मिल रहा है, वहाँ पे मुझे 15 या 20 में मिलेगा, यानी आधी कीमत में मिलेगा और वो मेरे डबल हो सकते हैं, तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको सेम रिटर्न मिले तो आप कभी भी डिस्प्यूटेड जगह पे नहीं जाएंगे। इसी तरह के आपने जो है ना वो बहरिया टाउन के अंदर भी केसेस देखे होंगे कि जो प्लॉट आउट हो गए थे या जब सुप्रीम कोर्ट का इशू चल रहा था, तो उस वक्त लोगों ने वहाँ पे जो यानी बहरिया की जो 125 गज़ की कटिंग है उसकी जो बहरिया की तरफ से जो प्राइस थी वो 15,90,000 थी। लेकिन वहाँ पे इवन डिस्प्यूटेड जगह थी, डिस्प्यूटेड इशू था, यानी कुछ भी हो सकता था, प्लॉट आउट भी हो सकते थे, पैसे वापस भी नहीं हो सकते थे, इस किस्म की। लेकिन वहाँ पे फिर भी इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, लोगों ने 8-8, 10-10 लाख की प्लॉट फाइलें ख़रीदी जो कि 1590 की एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन फिर भी लोगों ने 8-8, 10 लाख की प्लॉट्स वहाँ पे ख़रीदे। रीज़न ये था कि जिन लोगों ने भी ये ख़रीदारी की तो उनको ये यकीन था कि ये अगर प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाता है तो यही जो हम 10 लाख या 12 लाख की फ़ाइल ले रहे हैं, ये जब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इशू सेटल डाउन हो जाएगा तो यही प्लॉट जो है ना 20-25 का जो है ना वो चला जाएगा, जो नॉर्मल बहरिया के बाकी प्लॉट बिक रहे हैं कम से कम इस प्राइस पे चला जाएगा। लेकिन रिस्क ये था कि जो आपको वहाँ पे जो है ये आपके 8-10 लाख रुपए ख़तरे में भी पड़ सकते थे, वो आपके डूब भी सकते थे या प्लस में आपके हो सके
वो 8-10 लाख रुपए भी बाद में निकलना मुश्किल हो जाएं, हो सके उसकी जगह आपको उससे भी कम पैसे मिले, तो ये पॉसिबिलिटी थी। तो डिस्प्यूटेड जगह जो थी वहाँ पर जो है आपको चीज़ कम पैसों पे मिली, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वहाँ पे जब ये मार्केट रिजॉल्व होगी तो वो बिल्कुल बाकी जगहों के मुकाबले में उनके रेट भी उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको कभी भी ऐसी सेफ़ एंड सिक्योर जगह जो अगर एरिया में हो, मिसाल अली ब्लॉक हो या इस किस्म की जगह हो, तो वहाँ पर आपको कभी भी जो है ना वो 8-10 लाख में फ़ाइल नहीं मिली होगी। क्योंकि वहाँ पर 8-10 लाख में फ़ाइल इसीलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो सेफ़ एंड सिक्योर जगह है, आपको डिस्प्यूटेड जगह पे मिली थी। सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे अगर आप को वहाँ पे महंगी कीमत पे आपको प्लॉट मिलेगी, और महंगा जब आपको मिलेगा तो वो उस हिसाब से फिर आपको रिटर्न उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन जब आप ख़तरे वाली जगह यानी रिस्की जगह पे लेते हैं तो एक तरफ तो आपको यानी आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा आपके वहाँ पैसे डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन सिमिलरली अगर अली ब्लॉक में आप लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पैसे डूबने के चांसेस कम से कम होते हैं, और आपका रिटर्न चाहे भले कम हो। तो रिस्क एंड रिटर्न में ये चीज़ें बिल्कुल रियल फैक्टर हैं जो मद्देनज़र रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पोर्टफोलियो की बात मैं पहले डिस्कस कर लूँ सवाल क्वेश्चन नंबर 1 करवाने से पहले। देखें, पोर्टफोलियो वो होता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह के बजाय 2-2, 4-4, 6-6 यानी उसको ब्रेक कर दें कुछ हिस्सों में, तो ये पोर्टफोलियो रिटर्न कहलाता है। पोर्टफोलियो कहलाता है, पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं बल्कि पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गांव में किसी किसान को देखेंगे, उसके पास अगर 2 एकड़ या 4 एकड़ ज़मीन है, तो वो जो है ना अगर सब्ज़ी डालेगा तो वो कभी भी सब सारी ज़मीन में जो है ना वो टमाटर नहीं डालेगा। वो देखेंगे आप 1 एकड़ में उसने टमाटर रखे होंगे, आधे एकड़ में उन्होंने जो लौकी रखी होगी, आधे एकड़ में उन्होंने मिर्ची लगाई होंगी, धनिया लगाया होगा, पुदीना लगाया होगा। इस तरीके से वो थोड़े 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 करके लगाएगा। अब आप उससे अगर किसान से पूछेंगे तो भाई आप एक ही फसल लगा लो, क्यों इतनी आपने जो है ना वो ज़्यादा किए, तो वो आपको जवाब देगा कि यार खुदा न खास्ता अगर कल जब ये चीज़ तैयार हो और पता लगे कि टमाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बम्पर क्रॉप हुई है, ठीक है, तो मार्केट में रेट तो टमाटर का बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। फिर अगर सारे टमाटर होंगे तो फिर मुझे बाद में क्या, मैं घर कैसे चलाऊँगा। तो अगर खुदा न खास्ता टमाटर से मुझे नुकसान होता है तो मेरे पास कम से कम मिर्ची, धनिया, पुदीना, लौकी या बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका रेट जो है ना वो बढ़ेगा, और मुझे ऑन एवरेज जो है ना कुछ पैसे देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक जो अप्रोच है ये पोर्टफोलियो अप्रोच है कि आप एक से ज़्यादा जो है जगहों पे अपने पैसे को लगाते हैं। तो यहाँ पर तो किसान की मिसाल है, लेकिन अगर हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक बंदे को, मिसाल में अगर ये बोलूँ कि एक बंदे ने जो है ना, एक बंदे के पास 5 करोड़ थे और उसने 5 करोड़ के 5 करोड़ ही जो है ना वो बहरिया टाउन में लगा दिए, तो यानी ये बड़ा अनवाइज डिसीजन है, बेवकूफ़ाना डिसीजन है कि उसने पूरे के पूरे पैसे एक जगह पे लगा दी। अगर को फाइनेंस का वो बंदा होता, अगर इन्वेस्टमेंट का वो बंदा होता, तो वो कभी भी एक जगह पे वो एक प्लॉट या 2 प्लॉट बहरिया में लेता, एक आध वहाँ पे DHA सिटी में ले लेता, और कुछ स्कीम 33 में, इस तरीके से वो अपने पैसों को ब्रेक करता। ठीक है, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो पोर्टफोलियो के अंदर ये है कि हम डिफरेंट जो है जगहों पे अपने अपने पैसों को इंजेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में है, एन इंडिविजुअल हैज़ ₹35,000 इन्वेस्टेड इन स्टॉक विद ए बीटा ऑफ 0.8। ठीक है, बीटा बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, बीटा बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करता है। ठीक है, बीटा मार्केट रिस्क होता है, मार्केट से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हर स्टॉक का बीटा अलग अलग होता है। एक बंदे ने 35,000 पे एक शेयर में लगाए हैं जिसका बीटा जो है वो 0.8 है। बीटा बेसिकली स्लोप है, आगे हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो 35,000 लगाए हैं, वहाँ का बीटा 8 है, और दूसरी जगह पे उन्होंने 40,000 इन्वेस्टेड इन ए स्टॉक विद ए बीटा 1.4। दूसरे स्टॉक में उसने जो है वो 40,000 लगाए हैं जिसका बीटा 1.4 है। ठीक है, देयर आर ओनली 2 इन्वेस्टमेंट इन हिज पोर्टफोलियो। अगर उसके पोर्टफोलियो में जो है सिर्फ 2 ही ये इन्वेस्टमेंट हैं, यानी इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, तो व्हाट इज़ हिज पोर्टफोलियो बीटा, तो उसके पोर्टफोलियो बीटा क्या है। ठीक है, आंसर पार्ट ए का पोर्टफोलियो बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, इन्वेस्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू बीटा 1 प्लस इन्वेस्टमेंट 2
डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू बीटा 2 प्लस इन्वेस्टमेंट 3 टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू बीटा 3। इसी तरीके से एन का मतलब होता है कि इस तरीके से जैसे 2 हमने किया है बीटा 2 इन्वेस्टमेंट 2 बीटा 3, इसी तरीके से जो है ना आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर 10 इन्वेस्टमेंट हो तो इसी तरीके से प्लस करते जाएंगे। एन का मतलब है, एन का मतलब होता है सो ऑन। तो जैसे अगर आगे जितना भी होगा तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट 2 इंटू बीटा 2 इन्वेस्टमेंट 3 बीटा 3 इन्वेस्टमेंट इस तरीके से अब चूँकि हमारे सिर्फ 2 ही इन्वेस्टमेंट हैं तो नीचे देखो हमने सिर्फ 2 तक गए हैं, 3 तक भी नहीं गए। अगर 3 होती तो तीसरा भी हम ऐड करते, 4 होते तो चौथा भी ऐड करते। अब इन्वेस्टमेंट देखो 35,000 एक जगह पे है, 40,000 दूसरी जगह पे है, टोटल कितनी होगी 75,000। तो हमने लिखा 35,000 यानी इन्वेस्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 75,000 इंटू 0.8, पहले का बीटा 0.8 है, उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाय 75,000 जो टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू बीटा 1.4। तो हमने देखा कि आंसर आ गया 1.12। ठीक है, ये हमारे पास 1.12 ये पोर्टफोलियो बीटा आ गया। पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने का ये तरीका है। पार्ट बी, अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट इज 6% एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इज 13%। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक दैट इज ए बीटा ऑफ 0.7। ये दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो है रिस्क फ्री रेट 6% है, 13% है और बीटा 7 है तो रिक्वायर्ड। तो देखिए एक हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, कैपिम मॉडल हम जिसको कहते हैं, जिसमें जो है ना कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है। देखिए पीछे जो है हमने जो डायरेक्ट सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर हमने केएस कैलकुलेट किया था। केएस में हमने कहा था डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। ठीक है, तो केएस कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं जिसमें कैपिम मॉडल है और जो से पहले जो हम केएस का कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसमें डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ या G, तो वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहलाता है, ये कैपिम मॉडल कहलाता है। इसके अलावा फार्मा फ्रेंच बिल्टअप या और भी मॉडल होते हैं। तो केएस कैपिम मॉडल में KRF रिस्क फ्री रेट को डिनोट करता है, KM एवरेज मार्केट रिटर्न को डिनोट करता है और KRF रिस्क फ्री को करता है, बीटा स्लोप को करता है। ये बिल्कुल रिग्रेशन की तरह है। ये KRF A है और प्लस ये X है और ये बीटा जो है ना स्लोप है। तो बहरहाल रिस्क फ्री रेट 6% है और मार्केट एवरेज रिटर्न 13% है, माइनस 6% कर दिया, बीटा 0.7 है तो हमने कैलकुलेट किया 0.109 और 10.9% जो है ना हमारे पास रिटर्न आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी था। अब इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, वेयर केस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी केस जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिनोट करता है। KRF इज़ रिस्क फ्री रेट, KRF जो है रिस्क फ्री रेट है। KM एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ये जो है एक्सपेक्टेड मार्केट जो यानी स्टॉक मार्केट का जो टोटल एवरेज रिटर्न होता है वो बेसिकली KM होता है। और रिस्क फ्री रेट जो स्टेट बैंक के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा होता है वो रिस्क फ्री होता है, क्योंकि स्टेट बैंक के जो टी बिल्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं, वो सिक्योर होते हैं। इसमें किसी किस्म का जो है ना वो ख़तरा नहीं होता। उसमें आप 100 रुपये लगाएंगे तो साल के एंड में अगर वो 10% प्रॉफिट दे रहे हैं तो साल के एंड पे आपको 110 रुपये लाजमी मिलेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होगा कि स्टेट बैंक के जो आपने चीज़ ख़रीदी है वो उसमें आपके पैसे डूब जाएं या आपको वो रिटर्न ना मिले। तो स्टेट बैंक जो भी अपने ट्रेजरी बिल पे रेट ऑफ़र करता है वो KRF कहलाता है। ये मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है, जो स्टॉक मार्केट का ओवरऑल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न होता है। ठीक है, और जब हम KM माइनस KRF करते हैं यानी KM माइनस KRF तो इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। यानी अगर इनका डिफरेंस हो, देखो KM का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ठीक है, लेकिन KM माइनस KRF का मतलब होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, और फिर KM माइनस KRF इंटू बीटा, तो ये टोटल रिस्क प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कैपिम जो है वो कहता है कैपिम का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 2 कंपोनेंट के बराबर है। एक ये है कि रिस्क फ्री रेट प्लस टोटल रिस्क प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक के रिटर्न को कैलकुलेट करता है। अब स्टॉक का लाजमी बात है कि स्टॉक के अंदर आप तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपको जो टी बिल्स स्टेट बैंक के हैं उससे कम यानी ज़्यादा रिटर्न मिले।
तो केपम ने कहा कि भाई जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिस्क फ्री तो मिलना ही मिलना है, यानी ये तो उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर उसको ये भी ना मिले तो फिर वो यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, वो टी बिल्स में पैसे न लगा दे, क्यों उतना ख़तरा ले ले। उसको ये भी मिलेगा, प्लस उसको उन्होंने ये भी कहा कि ये टोटल रिस्क प्रीमियम ये भी मिलेगा। ये दोनों कंपोनेंट मिलके उसका टोटल रिटर्न बनेंगे, तब वो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न जो है टोटल, तो वो बीटा के थ्रू मल्टीप्लाई होता है। अब बीटा के से जब मल्टीप्लाई होता है तो बीटा जो है ना, हमेशा जितना हाई स्टॉक हाई रिस्की होगा बीटा उतना ज़्यादा होगा। तो बीटा ज़्यादा होगा तो ये रिस्क प्रीमियम जो है ना वो वेरी करता है, शेयर टू शेयर यानी स्टॉक टू स्टॉक ये वेरी करता है, क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम सारे कंपनीज का सेम होता है, लेकिन टोटल रिस्क प्रीमियम बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके आता है। तो बीटा हर कंपनी का डिफरेंट होता है। जैसे ऊपर हमने देखा एक कंपनी का बीटा 0.8 था, दूसरी का 1.4 था। बीटा डिफरेंट होता है, बीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल रिस्क प्रीमियम आता है। तो इससे ये होता है कि फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसमें जो भी आपका रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री प्लस जो है टोटल रिस्क प्रीमियम ये मिल के फिर जो है ना आपको ये केपम का आइडिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना है, रेफ़र करना है क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रॉब्लम 1 को। अब आते हैं प्रॉब्लम 3 पे। सपोज यू होल्ड ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ₹7500 इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ 20 डिफरेंट कॉमन स्टॉक, द पोर्टफोलियोज बीटा 1.12। यानी वो कह रहा है कि आपने 20 जगहों पे यानी 20 कंपनीज में पैसे लगाए हुए, हर कंपनी के अंदर आपने 7,500 7,500 7,500 का अमाउंट जो है ना वो लगाया हुआ है, यानी टोटल आपने 1.5 लाख रुपए लगाया हुआ है। और जो है ना हर कंपनी में आपने 7,500 रुपये जो है ना अमाउंट लगाया हुआ है, टोटल 20 कंपनीज़ में। अब 20 कंपनीज़ में 7,500 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये का अमाउंट लगा हुआ है। अब लाजमी बात है हर कंपनी का बीटा अलग होता है, किसी कंपनी का बीटा 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 1.5 होगा, किसी का 0.8 होगा, किसी का 0.5 होगा। तो इन सब का जो एवरेज है, द पोर्टफोलियो बीटा, जो एवरेज बीटा है वो 1.12 है। द एवरेज बीटा जो है वो 1.12 है। यानी आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें आपने 20 कंपनीज में पैसे लगाए हुए, हर कंपनी में आपने इक्वल अमाउंट लगाया हुआ, हर कंपनी में आपने 7,500 के शेयर खरीदे। हाँ ऊपर तो अलग अलग अमाउंट था ना, एक में 35 एक में 40, यहाँ पे हर कंपनी में सेम अमाउंट है। तो टोटल 20 कंपनीज में आपने पैसे लगाए, उनका एवरेज बीटा जो है 1.12 है। ठीक है। अब इसमें से नाउ सपोज यू सेल वन ऑफ द स्टॉक विच विथ बीटा ऑफ 1 for 7 एंड यूज टू बाय अनदर विद बीटा 1.75। अब वो कह रहा है कि इसमें जो आपने 20 कंपनीज में पैसे लगाए हैं जिसका एवरेज बीटा 1.12 है, उसमें से आप एक कंपनी के शेयर्स को जो जिसमें 7,500 रुपये आपके लगे हैं, वैसे तो हर कंपनी में 7,500 रुपये लगे हुए हैं, तो ये 7,500 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर लिख दिया है आसानी के लिए, तो एक कंपनी से आपने पैसे 7,500 रुपये निकाले और उस कंपनी का जो बीटा था वो 1 था। वो 7,500 रुपये 1 वाले बीटा से आपने निकाल के उस 7,500 वाली जो पैसे आपके पास आए उसमें से आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे जिसका बीटा 1.75 था। यानी ये जो ओवरऑल 20 कंपनीज आपके पास थी उसमें जिसका एवरेज बीटा 1.12 था, उसमें आपने एक कंपनी के जो शेयर्स थे वो बेच दिए मार्केट में, जिसका बीटा 1 था, और 7,500 रुपये आपके पास आ गए। 7,500 रुपये में आपने किसी दूसरी कंपनी के, यानी अब आपके पास 19 कंपनीज रह गई। अब आपने मज़ीद एक और कंपनी ऐड कर ली, अब दोबारा से आपकी 20 कंपनीज हो जाएंगी जिसका बीटा 1.75 है। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पोर्टफोलियोज न्यू बीटा। अब न्यू बीटा क्या होगा? अब देखें पोर्टफोलियो बीटा 1.12, नंबर ऑफ स्टॉक्स 20। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूँ कि आपकी क्लास की जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है, एवरेज एज है 25 ईयर्स है, और जो है आपकी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजेस का टोटल क्या बनेगा? तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वो टोटल 250 बनेगा। यानी सबकी एज का टोटल 250 बना है, तब ही 10 से डिवाइड होके 25 आया होगा। ऐसा ही होगा ना कि अगर एवरेज एज 25 है और 10 स्टूडेंट हैं तो सबकी एवरेज जो एज का टोटल होगा वो कितना होगा? ठीक है, 25 साल, किसी की 24, किसी की 26, किसी की 30, किसी की 28, किसी की 22, ये इन सब का टोटल जब 250 हुआ होगा, यानी हम मीन का फार्मूला अगर याद करें, एवरेज का फार्मूला अगर याद करें,
तो उसमें सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो सम ऑफ एक्स 250 होगा तभी एन 10 के साथ डिवाइड हो गए 25 आया होगा ना। अगर सम ऑफ जो एक्स है वो अगर 250 के अलावा होगा तो मीन कभी भी 25 नहीं आएगा। तो सीधा तरीका ये होता है कि अगर जितना भी आपका एवरेज आ रहा है, मीन आ रहा है, उसको अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है उसका टोटल आ जाएगा। तो 1.12 हमारे पास एवरेज है, 20 स्टॉक हैं, तो टोटल अगर हमारे पास जो आ जाएगा बीटास का जो टोटल आ जाएगा 1.12 इंटू 20 तो 22.4। अब इसमें से नाउ रिमूव स्टॉक ऑफ बीटा 1। अब इसमें से 22.4 में जो आपके पास स्टॉक 1 वाला है जिसका बीटा 1 है उसको हमें रिमूव करना है। तो अब रिमेनिंग जो 19 बीटास होंगे वो 22.4 में से हमने 1 वाला स्टॉक हटा दिया। अब हमारे पास जो 19 स्टॉक्स का जो बीटा है उसका टोटल 21.4 है। अब हमने इसमें नाउ एड बीटा न्यू स्टॉक 1.21। अब हमने 21.4 में 1.75 स्टॉक वाले बीटा को ऐड किया, तो अब टोटल जो हम न्यू टोटल बना वो 23.15। अब डिवाइड 23 बाय 20, अब उसको हमने 20 के साथ डिवाइड किया, वी विल गेट पोर्टफोलियो न्यू बीटा 1.1575। तो ये इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने किया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 हो गया। उस प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम 5 आप को खुद से करना है, इसके लिए रेफ़र करें प्रॉब्लम 1 से लेके 3 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम 6 पे। अब प्रॉब्लम 6 पे ए स्टॉक्स रिटर्न हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिचुएशन वीक, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये डिफरेंट सिचुएशन है जिनके चांसेस क्या हैं। वीक सिचुएशन के चांसेस 10% है, बिलो एवरेज के 20% है, एवरेज के 40% है, अबव एवरेज 20%, स्ट्रॉन्ग के 10%। अगर कंपनी की पोजीशन वीक होगी, इकोनॉमी की पोजीशन वीक होगी, तो जो है हमें रिटर्न के जो चांसेस हैं वो -50%, यानी हमें 50% लॉस हो सकता है। और अगर बिलो एवरेज इकोनॉमी की पोजीशन रही तो हमें 5% लॉस हो सकता है। अगर एवरेज रही तो हमें 16% प्रॉफिट हो सकता है। अगर अबव एवरेज मार्केट रही तो हमें 25% प्रॉफिट हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट रही तो 60% प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आंसर 6 है जो है ना एक्सपेक्टेड केस यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्स बार यानी मीन का फार्मूला। एक्सपेक्टेड रिटर्न केस का मतलब है मीन या एक्स बार। एक्स बार का अगर पुराना फार्मूला आपको याद हो, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा x1 इंटू P1, x2 इंटू P2, xn इंटू Pn। ठीक है, x1 जैसे यहाँ पे x1 है -50 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो x1 -50 इंटू 0.1, x2 -5 और P2 0.2, x3 16 और P3 जो है 0.4, x4 जो है 25 और P4 जो है 0.2, x5 जो है 60 और P5 जो है 0.1। ठीक है, यहाँ पे xn या Pn का मतलब है सो ऑन, यानी x2 P2 के बाद x3 P3, x4 P4, x5 यानी जितने भी होंगे। जैसे यहाँ 5 हैं तो हम 5 तक थे। ठीक है, अब जब हमने इसका एवरेज निकाला यानी हर कंपोनेंट को इसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर आखिर में पाँचों को ऐड कर लिया तो 11.4% जो है वो रिटर्न आ रहा है। बेसिकली ये मीन ही है। ये मीन कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। एक तो आपने समेशन ऑफ एफ एक्स वाला फार्मूला पढ़ा होगा, दूसरा ये है। तो ये मीन कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार उसका डिवाइडेड बाय एन, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन एक और फार्मूला भी है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो है x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू P1, x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू P2 प्लस xn माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू Pn। ठीक है, अब हमारे पास x1 जो है -50 है, जो x1 है ये -50 है, और जो हमारे पास एक्स बार है वो 11.4 है। स्क्वायर किया, P1 जो है वो 0.1 है, वो हमने यहाँ पुट किया, ये कंपोनेंट हो गया। फिर आगे x2 पे x2 -5 है। अगेन जो एक्स बार है वो 11.4 है, स्क्वायर किया, और P2 जो हमारे पास है 0.2 है। इसी तरीके से x3 हमारे पास 16 है, एक्स बार वही 11.4 है, एक्स बार 11.4 ही होगा क्योंकि एक ही है ना 16 माइनस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। इसी तरीके से चौथा है 0.25,
स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। पाँचवा है 60, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वो 26.69 आ गया। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास आ गया जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 26.69 है, डिवाइडेड बाय मीन हमारे पास 11.4 है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 2.34। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेंजेस फ्रॉम 0 टू अनलिमिटेड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो रिजल्ट आता है वो 0 से लेकर अनलिमिटेड होता है। अगर ये 0 आ जाता है, अगर सपोज ये 0 आ जाता है, 0 कब आएगा? 0 याद रखें, 0 तब आएगा जब आपका ये कंपोनेंट 0 हो। जब आपका ये कंपोनेंट 0, यानी अगर ये कंपोनेंट 0 होगा तो आपका न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू से तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 0 का मतलब ये होता है कि जब आपके जो मीन और एक्स ऑब्जर्वेशन है वो सब बराबर हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 ऐसे स्टूडेंट को ले लूँ जिनकी एज जो है ना 25 ईयर्स हो, 25 हो, ठीक है, यानी एक होता है ना उनकी एज डिफरेंट हो, सबकी बराबर हो 25। अब उसका मैं मीन भी कैलकुलेट करूँगा तो मीन भी मेरे पास 25 आएगा। अब मीन जब 25 आएगा तो मैं क्या करूँगा, x1 मेरे पास 25 है, इसमें से मैंने मीन माइनस किया 25, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। स्क्वायर करूँगा तब भी 0 आएगा। उसके बाद दूसरी x जो है वो भी मेरे पास 25 है, इसमें से मैंने मीन माइनस किया 25 तो फिर 0 आ गया। यानी जब मेरे पास सारी ऑब्जर्वेशन मीन के बराबर हों तो हर मर्तबा जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा। जब मेरे पास 0 आएगा तो उसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये -50, -5, 16, 25, 60 है, लेकिन यहाँ पे अगर सब में 11.4 अगर सब में होता तो जब मैं यानी यहाँ पर x 11.4 -11.4 x बार स्क्वायर करता तो उसकी ये कंपोनेंट 0 आ जाता। फिर उसमें भी अगर 11.4 होता तो ये 0 आ जाता, यानी जब अल्टीमेट आंसर उसका 0 आ जाता। यानी जब x और x बार के अंदर डिफरेंस बिल्कुल ना हो तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आने का मकसद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी 0 हो जाएगा, और ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना बड़ा आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होने का मकसद ये है कि आपके जो रिटर्न है वो काफ़ी वोलेटाइल है, इसमें जो है ना वो अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उस वजह से इसमें जो है ना वो डेविएशन ज़्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। यानी ये स्टॉक ऐसा है कि ये आपको 100 रुपये के 160 भी बन सकते हैं और आपके जो है 100 रुपये 50 रुपये भी बन सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हाईली रिस्की स्टॉक है जिसकी एवरेज हम कैलकुलेट करें तो देखिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0 रेंजेस फ्रॉम 0 टू अनलिमिटेड। अगर 0 है तो उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट हैज़ नो रिस्क, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है। और अगर ये 0.4 है तो लो रिस्क की है, अप टू 0.7 है तो ये मॉडरेट रिस्क की है, लेकिन अगर ये 1 या ग्रेटर है तो फिर ये हाईली रिस्क की है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आपको प्रॉब्लम नंबर 7 खुद से करना है, जिसमें आपको प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 6 को रेफ़र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम 8 है। प्रॉब्लम 8 है, स्टॉक ए एंड बी हैव द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ईयर 2010 से 14 का डेटा है। स्टॉक ए का -1833 ये रिटर्न है, ये स्टॉक बी का रिटर्न है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड। एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो ए के रिटर्न है -18 + 33 15 माइनस, ये सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर लें, इसको भी ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर लें। ठीक है, तो ये जो है ना मीन फार्मूले के थ्रू ये कैलकुलेट होंगे। सिंपली एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये सॉल्व दिस पार्ट बाय यूजिंग मीन फार्मूला। अज्यूमिंग द सम one hold a portfolio consisting 50% of stock A or 50% of stock B. What would be the realized rate of return on the portfolio in each year? ठीक है, realized rate of return का मतलब है कि हर साल का एक एवरेज रिटर्न क्या होगा। तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे मेरे 50% यहाँ लगा हुआ है, 50% यहाँ लगा हुआ है, तो मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय -18, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14.5, यानी पहले साल का जो मेरे पास रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न होगा -18.5 इंटू 0.5 प्लस -14.5 इंटू 0.5, तो 16.5 मेरे पास रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ये माइनस है, यहाँ पे साइन लगाना गलती हो गई है, लेकिन ये -16.5। इसी तरीके से दूसरे 2011 का होगा 33
मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 21.8 इंटू 0.5 इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इनका भी जो है ना रेट आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ना बाकी आप रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला ये लिखा हुआ है KS1 यानी रिटर्न ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय P1 यानी आपने जितने पैसे इसमें लगाए 50% लगाए 40% जो भी लगाया, जैसे यहाँ पे 50-50 है तो मैंने देखो 0.5 ये 40-60 होते तो यहाँ पे मैं 0.4 यहाँ पे 0.6 लिखता, 30-70 होते तो मैं यहाँ 0.3 और 0.7 लिख देता। तो ये P1 जो है दोनों में 50-50 है, तो स्टॉक रिटर्न ऑफ 1 इंटू जो इन्वेस्टमेंट है परसेंटेज की वो स्टॉक रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2। इस तरीके से ये रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न जो है ना तकरीबन 5 आ जाएंगे। आगे कह रहा है व्हाट विल एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड। Similarly, the realized rate of return on portfolio can be calculated for the year. For average return on portfolio, there are two ways. Average return calculate करने के दो तरीके। Add average return calculated in part A and divided by 2। ठीक है, ये जो एवरेज रिटर्न हमने पार्ट ए में हमने जो कैलकुलेट किया है, यानी इसका आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, इसका भी आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो खाली स्टॉक ए का एवरेज हो गया, ये स्टॉक बी का एवरेज हो गया। अब दोनों का अगर कंबाइन एवरेज हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो हमारे पास एवरेजेस आए होंगे, यानी स्टॉक ए का एक मीन आया होगा, स्टॉक बी का भी मीन आया होगा, इन दोनों मीन्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ऐड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों का जो है ना पोर्टफोलियो एवरेज आ जाएगा। और इसके अलावा जो है यूज़ दिस फार्मूला कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो है P1 इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक 1 प्लस जो है, यानी हमारे पास जो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का ये कि P1 का मतलब है कि हमारी स्टॉक ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% है, तो मैंने यहाँ 0.5 लिखा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ये है कि हमने जो उसका एवरेज लिया था वो एवरेज रिटर्न यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर P2 यानी इसमें भी हमारी 50% इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भी हमने 0.5 लिख लिया। अब इसका जो एवरेज रिटर्न आ गया वो हमने यहाँ पुट कर लिया। यानी ये दोनों एक ही तरीका है, बस ये जो है वो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से हो रहा है, ये सिंपली नॉर्मल जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसी फार्मूले से हो रहा है। अब क्वेश्चन सी है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक एंड फॉर पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड आल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट फॉर ईच स्टॉक एंड पोर्टफोलियो। ठीक है, सी पार्ट है। सी पार्ट में है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है वो तो हम जो है पीछे फार्मूला देख चुके हैं कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, इसके थ्रू आप स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी का कैलकुलेट करेंगे। पोर्टफोलियो के लिए ये नॉर्मल फार्मूला लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है कि इस तरीके से आप करेंगे। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यानी कोरिलेशन का फार्मूला है, कोरिलेशन आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो ये है P1 स्क्वायर माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर। यानी आप सबसे पहले जो पार्ट ए यानी जो स्टॉक ए है उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें इस फार्मूले की मदद से। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया स्टॉक ए का, फिर स्टॉक बी का इसी तरीके से करें, या ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, यही वाला यूज़ होगा। ठीक है, ये वाला भी यूज़ होता है लेकिन ये वाला तब यूज़ होता है जब यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ हो, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है तो ये वाले फार्मूले के स्टॉक ए का और स्टॉक बी का दोनों का आ जाएगा। जब आप दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हमें बता रहा है कि 50% इन्वेस्टमेंट ए में है, 50% बी में है, तो आप क्या करेंगे P1 50% यानी जितनी परसेंट स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट हो तो आप लिखेंगे P1, यानी यहाँ पे 50% है तो आप लिखेंगे 0.5 स्क्वायर। पर जो स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आप यहाँ लिखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्टॉक में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दोनों में 50-50 है तो यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा स्क्वायर का। स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद 2 फार्मूले का है P1 P2 0.5 ठीक है, 2 लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, यानी अगेन स्टॉक जो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे और स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिखें। फिर आर कहते हैं कोरिलेशन को, इन दोनों का यानी ये स्टॉक ए और स्टॉक बी इन दोनों का आपको कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना है। कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है, ये इसका फार्मूला है, यानी इसमें एक को आप एक्स बना लें, एक को आप वाई बना लें। ठीक है, फिर एक कॉलम कैलकुलेट करें जिसमें आप एक्स वाई कॉलम कैलकुलेट करें जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर एक कॉलम कैलकुलेट करें एक्स स्क्वायर का, यानी जो स्टॉक ए की जो रिटर्न है वो आप उसको स्क्वायर करेंगे,
18 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर, फिर स्टॉक बी, फिर वाई स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट करें। यानी एक्स और वाई की मदद से मज़ीद आपको 3 कॉलम एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जब ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हर कॉलम का आप सम करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। पर आपको यहाँ आर पुट करना है कोरिलेशन, तो ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसी हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वही फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास ए और बी का भी आ गया, पोर्टफोलियो का भी आ गया, एक्स बार भी हमने जो ना वो मीन भी सबका कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो स्टॉक ए, स्टॉक बी और मार्केट, मार्केट का मतलब है पूरी स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। ए और बी का मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक, ये पीएसओ, शेल, यूनिलीवर, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक ए और स्टॉक बी ये दो अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक हैं, ये ओवरऑल मार्केट है। ठीक है, अब हमें जो है रिस्क फ्री रेट 6% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 5% है। KRF जो है 6% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब है KM माइनस KRF, वो 5% है। व्हाट इज़ दी बीटाज ऑफ स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, स्टॉक ए और स्टॉक बी का बीटा हमें मालूम करना है। उस बीटा का फार्मूला ये है, ये बीटा का ये स्लोप का फार्मूला है। ठीक है, ये वही फार्मूला है जो हम पिछले कोर्सेस में पढ़कर आए हैं। स्लोप का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स बाय, ये पूरा फार्मूला है। उसके अंदर जो है याद रखें दोनों का, हर कंपनी का बीटा अलग अलग होता है, और जो मार्केट होती है मार्केट एक्स होती है, पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो वाई होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, डेटा को एक ऑर्डर में रखा है। 2010 से डेटा है, 2010 से लेकर 2014 तक मैंने डेटा रखा। पहले मैंने स्टॉक ए, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा वाई होता है। ठीक, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है मार्केट पे। मार्केट हमेशा एक्स होती है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो मूव करती है तो स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आता है। तो 14%, 19% माइनस, ये हमने स्टॉक ए का रिटर्न लिख दिया, पर मार्केट का रिटर्न मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास वाई का सम आ गया, ये मेरे पास एक्स का सम आ गया। ये जो मार्केट का रिटर्न मैंने यहाँ लिखा 12, 10, -12, 1 और 15। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और कॉलम कैलकुलेट किया एक्स वाई का, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में। फिर एक और कॉलम मैं कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर का। पीछे जो मैंने आपको समझाया था कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, उसमें मैंने आपको कहा था आपको एक स्टॉक को एक्स लेना है, दूसरे को वाई लेना है, फिर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यानी 3 कॉलम कैलकुलेट करने हैं मज़ीद। जैसे यहाँ पर मैंने कहा आप इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, फिर एक कॉलम कैलकुलेट करें एक्स वाई का, एक वाई एक्स स्क्वायर का, एक वाई स्क्वायर का। अब ये कोरिलेशन में कैलकुलेट होता है, लेकिन रिग्रेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट होता है। तो ये चूँकि कैलकुलेशन आप फेमिलियर हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा दी। यही काम फिर मैं स्टॉक बी के साथ करना है। स्टॉक बी को अगेन मुझे वाई रखना है 13, 7, और फिर उसको अलग मार्केट पर दोबारा से मार्केट वाले रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ रिपीट कर दिए। फिर उसका एक्स वाई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब मुझे मेरे पास ये देखो सम ऑफ वाई आ गया, सम ऑफ एक्स आ गया, सम ऑफ एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास बीटा ए आ जाएगा। पर अगेन मैंने ये वाली चीज़ें पुट करूँगा तो मेरे पास स्टॉक बी आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट ए हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक ए एंड बी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला जो है ना वो केपम का ये फार्मूला है। अब केपम का फार्मूला जो है के एस इक्वल टू के आर एफ इंटू के एम माइनस के आर एफ। के आर एफ 6% गिवन है, के एम माइनस के आर एफ जो है वो 5% गिवन है। बीटा आपने ए का यहाँ कैलकुलेट किया होगा, उसका बीटा पुट करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, आपके पास रिटर्न आ जाएगा ए का। इसी तरीके से अगेन इसी फार्मूले में बाकी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ बीटा बी का पुट करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा बी का। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 80% ऑफ स्टॉक ए एंड 20% ऑफ स्टॉक बी। ठीक है, अब पोर्टफोलियो रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमने P1 का मतलब है हमने 80% इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक ए के अंदर, तो हमने P1 की जगह 0.8 लिखा, और एक्सपेक्टेड जो हमारे पास जो रिटर्न है इसका स्टॉक ए का, तो हमने वो स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा यहाँ पे 80% मल्टीप्लाई बाय स्टॉक ए का रिटर्न जो अभी आपने यहाँ कैलकुलेट किया। फिर 20% जो है ना स्टॉक बी में इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक बी का रिटर्न हमने लिखा, फिर दोनों को ऐड कर लिया, तो ये पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। उसके बाद स्टॉक ए एक्सपेक्टेड
रिटर्न इज 22%, इज स्टॉक ए अंडर आर ओवर वैल्यूड। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% है तो ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इफ़ द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक ए कैलकुलेटेड इन पार्ट ए में जो आपने उसका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया है, पार्ट ए के अंदर नहीं बल्कि पार्ट बी के अंदर जो आपने किया है, इज़ ग्रेटर देन 22%, देन इट इज़ अंडर वैल्यूड और अदरवाइज इट इज़ ओवर वैल्यूड। अगर आपका पार्ट बी में जो रेट आपने ए का कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो अगर 22% से ज़्यादा है, यानी अगर उसका रिज़ल्ट जो अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ कैलकुलेट किया होगा, ये रिज़ल्ट अगर 22% से ज़्यादा आया होगा तो उसका मतलब ये है कि ये अंडर वैल्यूड होगा। अगर 22% से कम होगा तो उसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपको खुद से करने हैं, उसके लिए रेफ़र करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि सपोज यू वॉन डायमंड सुपर लॉटरी एंड वर ऑफर्ड 1 मिलियन 0.5 मिलियन आर, यानी आपको दो ऑप्शन है कि आप जो है अभी जो है ना आपकी लॉटरी लगी है, आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप 0.5 मिलियन यानी 5 लाख रुपये अभी ले लो। दूसरा ऑप्शन आपको ये लिया गया है कि आप जो है ना वो कॉइन जो है ना वो फिलिप करें, यानी गैम्बल एक जुआ खेलें, या तो आप 5 लाख रुपए ले लें, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जुआ खेलें और जो है ना गैम्बल करें और कॉइन को फिलिप करें। अगर कॉइन का जो है ना अगर आपका कॉइन का हेड आता है तो आपको 1 मिलियन मिलेगा, यानी यूँ समझ लें कि अगर चांद तारा आ जाए तो आपको 1 मिलियन मिलेगा, और अगर उसके पीछे जो कॉइन के पीछे जो अमाउंट लिखा होता है वो आ जाएगा फिलिप 0 टेल केम अप, अगर जो नंबर लिखे हुए आएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कॉइन फेंकेंगे तो जहाँ कायदे आज़म की तस्वीर है वो अगर आ जाती है तो वहाँ पे आपको 1 मिलियन मिलेगा। अगर वो दूसरे हिस्से में जहाँ पे वो अमाउंट लिखा होता है वो वाली साइड आ जाती है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 लाख पूरे ले लें या तो फिर कॉइन फेंकें। कॉइन में अगर कायदे आज़म की यानी टॉस करें, अगर टॉस आपके हक़ में आ गया तो आपको 10 लाख मिलेंगे, अगर आपके हक़ में नहीं आया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी दो ऑप्शन है आपको। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल, ठीक है, वुड ही टेक श्योर 0.5 मिलियन ऑफ द गैम्बल। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ये तो कंफर्म है 5 लाख, इसको तो हम नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा वहाँ निकालेंगे जहाँ पे जो है ना गैम्बल हो रहा हो। तो गैम्बल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है कि कॉइन की दो साइड होते हैं, तो दोनों के 50% चांस हैं कि आपका हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। अगर 50% चांस है कि अगर हेड आ जाता है तो हमें 1 मिलियन मिलेगा, 50% चांस है कि हमें कुछ भी ना मिले। तो सिंपली मैं क्या करूँगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मेरे पास आंसर आ गया 5 लाख और 5.5 मिलियन। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल है, ये आंसर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वुड ही टेक श्योर 0.5 मिलियन ऑफ गैम्बल, क्या वो यकीनी तौर पे 5 लाख रुपए लेगा या वो जुआ यानी गैम्बल की तरफ जाएगा। तो इफ़ ही इज़ रिस्क अवर्टर he would take sure of 0.5 million of the gamble, but if he is risk seeker he would flip the coin। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, डरते हैं, तो वो लाजमी जो लोग डरते होंगे रिस्क अवर्टर होंगे वो बोलेंगे भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं कोई कॉइन वाइन नहीं फेंक रहा। ठीक है, लेकिन जो रिस्क टेकर होते हैं वो रिस्क सीकर होते हैं, वो जो है ना वो कहते हैं नहीं दे दो, चांस लड़ाते हैं। ठीक है, लग गई लॉटरी तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, ना लगी तो खैर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पार्ट बी में इफ़ यू चूज़ द श्योर पॉइंट आर यू रिस्क अवर्टर और रिस्क सीकर, अगर आप पार्ट बी में वो कहता है अगर आपने 5 लाख रुपए पहले ऑप्शन वाले ले लिए तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये रिस्क अवर्टर में आता है। रिस्क अवर्टर वाले जो है ना लोग डरते हैं, वो जो है ना वो इधर उधर कोशिश करते हैं कि ऐसा रिस्क ना हो कि हमारे पैसे डूब जाएं। जो यकीनी नज़र आ रहे हैं उनके अंदर ही वो कोशिश करते हैं कि वो मिल जाएँ तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दियर आर पार्ट सी में सपोज यू एक्चुअली टेक द श्योर 0.5 मिलियन, वो कह रहा है आपने जो है ना सपोज 0.5 मिलियन यानी 5 लाख रुपए यकीनी वाले ले लिए। अब यू कैन इन्वेस्ट इधर SPP ट्रेजरी बॉन्ड दैट विल रिटर्न 5,37,500, यानी आपने 5 लाख रुपए स्टेट बैंक के अंदर लगा दिए और वो आपके 5,37,500 यानी 37,500 आपको प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ए कॉमन स्टॉक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको कॉमन स्टॉक में लगाते हैं जिसमें 50% चांस हैं कि या तो आपके 5 लाख ज़ीरो हो जाएं या तो आपके 5 लाख जो है 11,50,000 हो जाएं एंड ऑफ द ईयर।
यानी वो कह रहा है आपने ये 5 लाख रुपए यकीनी ले लिए, गेम्बल में आप गेम्बल की तरफ नहीं गए, ऑप्शन 1 में आपने 5 लाख रुपए ले लिए। अब आपने 5 लाख रुपए, आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप स्टेट बैंक में अगर वो ट्रेजरी बिल में लगाते हैं तो आपके 5 लाख रुपए 5,37,500 बन जाएंगे। दूसरा ये है कि आप स्टेट बैंक में नहीं लगाते, आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, तो फिर 50-50 चांस है कि आपके वो 5 लाख या तो ज़ीरो हो जाएं या तो 11,50,000 हो जाएं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अमाउंट ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड जो है वो प्रॉफिट क्या है, तो आप देख सकते हैं कि देर आर 2 ऑप्शन। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये है कि 50% चांस है कि आपका 11,50 हो जाए और 50% चांस है कि आपका ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर 11,50 ज़ीरो 50-50 तो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 5,75,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारे पास, चूँकि हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है और फ्यूचर में ये 1 साल के बाद ये 5,75 बन रहा है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे 5 लाख 5,75 का, तो ये हमारे पास 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख किया तो हमारे पास 15% रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो ये व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो ये रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 13 था। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।